गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है राजभाषा हिंदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान में हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। अब ये जो राजभाषा हिंदी है, हम थोड़े से इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं समय के अनुसार आती चली गई और धीरे धीरे किस प्रकार हिंदी ने राजभाषा तक का सफर तय किया। इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो हम सभी को पता है कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। तो भाषाओं के अगर हम इतिहास की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले जिस भाषा का नाम आता है वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद धीरे 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 समय में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे भाषाओं में थोड़ा सा लोकल भाषाएं मिलती चली गई और धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। संस्कृत के बाद हम जिस भाषा की बात करते हैं वो है पाली। फिर पाली के बाद जो भाषा आई वो रही प्राकृत। प्राकृत के बाद हमारी भाषा जो आती है वो है अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश के बाद एक समय आता है अवहट का, और उसके बाद जो भाषा आई वो आई हिंदी। इस प्रकार संस्कृत से हिंदी तक का ये जो सफर था, या हम कहें देश भाषा के रूप में समय समय पर भाषा अलग अलग भाषाओं ने अपना स्थान लिया, और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी को देश भाषा के रूप में माना जाने लगा। और फिर ये जो एक क्रम था, ये जो परिवर्तन था, ये एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि आज हमारी भाषा संस्कृत है और कल हिंदी बन जाएगी, या पाली बन जाएगी, या प्राकृत बन जाएगी। इसका जो समय था ये काफी लंबा समय रहा। यानी कि एक भाषा से जब दूसरी भाषा देश भाषा बनती है, उसका जो सफर होता है वो बहुत लंबा होता है, कई सौ सालों का होता है, लगभग 400-500 साल लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पहली भाषा थी, 4-5 सालों बाद जो भाषा हमारे सामने आती है, उन दोनों में बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे अंतर होता है, बहुत बड़े स्तर पे अंतर होता है। इसलिए फिर वो जो नई भाषा हमारे सामने आती है उसको हम किसी दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजभाषा हिंदी जो हमारी वर्तमान में है उसका इतिहास कैसे रहा और कौन कौन सी भाषाएं समय के अनुसार आती चली गई। तो राजभाषा हिंदी, इसका अगर हम इतिहास की बात करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। तो जो सबसे पहली भाषा थी या जो सबसे पहली देश भाषा है वो है संस्कृत, जिसका समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ एक बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जो संस्कृत भाषा है वो भी उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। संस्कृत को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, और इसके बाद जो भाषा आती है वैदिक के बाद आएगी हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसमें थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है। जो वैदिक संस्कृत है, आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेदों में भी सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो जो 4 वेद हैं हमारे, या हम कहें वेदों की जो भाषा है, वेद जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। देखिए, सबसे पहले जब भाषाओं का हम आरंभ मानते हैं और ये मानते हैं कि संस्कृत से इसकी शुरुआत हुई है, तो उस समय में जो पहली भाषा थी वो थी हमारी वैदिक संस्कृत। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, तो इस जो हमारी वैदिक संस्कृत थी, इसमें आम बोलचाल के कुछ शब्द आकर के मिलते गए, और धीरे 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 ये जो भाषा थी, जब इसमें आम बोलचाल के जो शब्द थे वो मिलकर के एक नई भाषा आई, उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। देखिए, भाषा तो संस्कृत ही थी, ये तो मानते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा वैदिक संस्कृत से ये लौकिक संस्कृत बन गई। यानी कि इसमें समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन हुए और कुछ आम बोलचाल की भाषा के शब्द इसमें मिलकर के ये लौकिक संस्कृत हो गई। यानी कि दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर था। ये जो लौकिक संस्कृत है, इसमें हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे उपनिषद हैं और जितने भी हमारे पुराण हैं, या फिर हम कहें हमारे जितने भी अन्य धर्म ग्रंथ हैं,
वेदों के अलावा अन्य जो धर्म ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं वो सभी हमारे लौकिक संस्कृत में पाए जाते हैं। उनकी भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, उसका समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जो अपने आप में भी दो भागों में विभक्त थी। इसके बाद जो समय आया संस्कृत के बाद जो हमारी दूसरी भाषा आती है, दूसरी देश भाषा के तौर पे जिसको जाना जाता है, वो है पाली भाषा, जिसका संबंध हम मानते हैं कि इसका संबंध, पाली भाषा का संबंध है बौद्ध धर्म से, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म के हमारे ग्रंथ हैं वो सभी पाली भाषा में पाए जाते हैं, जिसका समय रहा 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक, यानी कि प्रथम ईस्वी तक। ईस्वी और ईसा पूर्व में तो अंतर आप सभी को पता होगा कि अगर नहीं पता है थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। ये एक समय था जिसको माना गया जीरो। ये जीरो समय कौन सा? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय को माना गया जीरो, कंसीडर कर लिया गया। और इससे पहले का जो समय था, वैसा तो है नहीं कि समय यहीं से शुरू हुआ जब ईसा का जन्म हुआ, उससे पहले भी तो समय चल रहा था। तो इससे पहले क्या माना गया कि इससे पहला जो समय है उसको हम ईसा पूर्व में रख लेंगे, और ईसा मसीह के, ये ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह का जन्म हम मान लेते हैं कि इस समय में हुआ है। और इसके बाद का जो समय है उसको ईस्वी माना जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद का जो समय है उसको ईस्वी माना जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। चलिए, अब प्राकृत पाली भाषा का हमने जो समय देखा वो देखा कि 500 ईसा पूर्व से और पहली शताब्दी तक का समय पाली भाषा का समय है, या पाली देश भाषा रही इस समय में। अब इसके बाद जो हमारी, पहले संस्कृत फिर पाली, इसके बाद जो हमारी भाषा आती है अगली देश भाषा, वो है प्राकृत। इसका समय क्या माना जाता है कि पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय हमारी प्राकृत देश भाषा का था। इस समय में जो भाषा थी हमारी, या हमारी जो देश भाषा थी वो थी प्राकृत। और प्राकृत जो भाषा थी इसका समय माना जाता है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। और ये जो भाषा है ये थी जैन धर्म की भाषा। यहाँ हम कहेंगे कि जितने भी जैन धर्म ग्रंथ हैं वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर प्राकृत के बाद भी समय में परिवर्तन होता गया। जब समय में परिवर्तन होता है, आप सभी को पता है कि धीरे 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 भाषाएं भी बदलती हैं, नया रूप ले लेते हैं। तो एक समय ऐसा आया कि प्राकृत भी हमारी देश भाषा ना रही। उसके बाद जो भाषा आई प्राकृत के बाद वो आई हमारी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का समय आया जिसको हम क्या मानते हैं कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है अपभ्रंश का। जो अपभ्रंश हमारी भाषा थी इसको कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी भी कहा है, जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम सबसे पहले आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बोला है, पुरानी हिंदी। इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश है वही पुरानी हिंदी है। अब यहाँ पे एक और भाषा का नाम कभी कभी आ जाता है, अपभ्रंश के बाद एक भाषा का नाम आता है अवहट। यहां लिख देते हैं अवहट। वैसे समय माना जाता है अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी तक। लेकिन अगर अवहट भाषा की बात करते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई वो आई हमारी अवहट भाषा। और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो अपभ्रंश है इसी समय में ही अवहट का जो आगमन हुआ इसी समय में हुआ। या कुछ लोग कहते हैं कि अपभ्रंश और अवहट भाषा एक ही भाषा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इनमें अंतर करना चाहें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 500 से 800 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा रही, और जो अवहट है 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश के बाद अवहट भाषा को अगर हम मानते हैं कि अवहट भाषा अलग से भाषा है तो 500 से 800 ईस्वी तक हम अपभ्रंश को समय दे देंगे इसी में से, और 800 से 1000 ईस्वी के लगभग आसपास हमने अवहट का समय माना है।
अब 1000 ईस्वी के बाद जो अवहट के बाद या अपभ्रंश के बाद भाषा आती है वो आती है हमारी हिंदी भाषा। यानी कि जो हमारी हिंदी है वो देश भाषा कब बनी? 1000 ईस्वी में, और आज तक चली आ रही है। इसका समय हम क्या मानते हैं कि 1000 ईस्वी से आज तक का वर्तमान का जो समय है ये हमारी हिंदी का समय है। देखिए यहाँ एक बात थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जो ये हमारी हिंदी 1000 ईस्वी में थी और जो हिंदी हमारी अभी है वर्तमान समय में जो हमारी हिंदी भाषा है, इनमें बहुत डिफरेंस था, बहुत दोनों में अंतर था। ये उस समय की जो भाषा थी और अब की जो वर्तमान हिंदी है इनमें बहुत परिवर्तन था। लेकिन हम क्या मानते हैं, शुरुआत का समय मान रहे हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास का जो समय था उस समय में हमारी हिंदी की शुरुआत हो चुकी थी। वो अवहट के आसपास की हिंदी थी या हम कहीं पुरानी हिंदी थी। लेकिन अगर हम जन्म की बात करें, शुरुआत की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हो गया था और जो आज तक चल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो हिंदी है, जो वर्तमान में हमारी राजभाषा है, उसके पीछे उस भाषाओं का इतिहास किस प्रकार से रहा है। कि सबसे पहले हमने देखा संस्कृत हमारी देश भाषा रही है। संस्कृत भी 2 भागों में विभक्त थी, जिनमें हमने बात की वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की। फिर संस्कृत के बाद हमने बात की पाली की, पाली के बाद प्राकृत की, प्राकृत के बाद अपभ्रंश की, अपभ्रंश में अगर हम मानते हैं अवहट की, उसके बाद और फिर हमारी हिंदी आती है। तो ये हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि जो राजभाषा हिंदी है, संविधान में जो उसका हम देखते हैं कि वर्णन आया है राजभाषा के रूप में, तो उसका समय क्या रहा और ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको हिंदी भाषा के साथ साथ हमारी संवैधानिक रूप से जिनको मान्यता प्राप्त हुई है कि ये भाषाएं भी संविधान में मान्य है। या हम ऐसा कहते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के साथ साथ और अन्य 13 भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। 14 सितंबर 1949 एक ऐसा दिन रहा जिस दिन हमारी जो हिंदी भाषा थी इसको राजभाषा के रूप में माना गया। इसके साथ साथ 13 और अन्य भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। या हम कहते हैं कि 14 भाषाओं को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन सी थी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब वर्तमान समय में जो हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं की बात होती है, वो किस किस प्रकार से, कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रकार से संविधान में उनको जोड़ा गया। तो पहले हम बात करेंगे कि राजभाषा हिंदी, समय 14 सितंबर 1949, जिस दिन हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में दर्जा दिया गया। अनुच्छेद इसमें रहा 343 से 351 तक, 343 ए से 351 तक संविधान में भाषाओं का वर्णन है या हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं। और अनुसूची 8वीं भाग 17 ये हमारी भाषा से संबंधित संविधान में अनुच्छेद हैं या अनुसूची और भाग हैं। अब बात करेंगे 22 भाषाएं और 18 बोलियां जो संविधान में वर्णित है, वो किस प्रकार से कौन कौन सी हैं। 14 सितंबर 1949 जिस दिन हमारी राजभाषा हिंदी बनी थी, उसके साथ साथ हमने अभी बात की कि 13 और अन्य भाषाएं यानी कि कुल मिलाकर 14 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको थोड़ा सा याद करने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है अगर हम थोड़ा सा इनको ध्यान से कर लें। 14 भाषाएं। सबसे पहली भाषा हम सभी को पता है, पहले हम वो भाषाएं लिखेंगे जिनको हम जानते हैं। हमें पता है सबसे पहली भाषा है संस्कृत, फिर संस्कृत से निकली हिंदी, और हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है इनके अलावा पंजाबी और उर्दू। इन चारों भाषाओं से अच्छी प्रकार से हम परिचित हैं। फिर हम इसके बाद करते हैं बात कश्मीरी भाषा की। कश्मीरी
गुजराती, मराठी और बंगला भाषा। अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की जो हमारी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और एक उत्तर पूर्वी भाषा असमिया, और एक हमारी भाषा बचती है उड़िया। इस प्रकार ये जो 14 भाषाएं हैं, इनको 14 सितंबर 1949 को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को इन 14 भाषाओं को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये जो 14 भाषाएं हैं, इनको 14 सितंबर 1949 इस दिन इन सभी भाषाओं को संविधान में भाषाओं के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखो, इनको याद करने का थोड़ा सा एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। देखो, पहले हम उन भाषाओं को याद करेंगे जिनसे हम परिचित हैं या जिनको हम ज़्यादा सुनते हैं। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हमें हमेशा याद रहती है, फिर हमारी राजभाषा हिंदी आती है। हमारे आस पड़ोस में या हम कहें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं पंजाबी, और फिर उसके बाद उर्दू। ये चारों भाषाएं पहले कर लेना, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उसके बाद हम बात करते हैं उन भाषाओं की जो हम उत्तर भारत से शुरू करके धीरे 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 मध्य भारत में आ जाते हैं। कश्मीरी, फिर गुजराती, मराठी और बंगला। ठीक है, कश्मीरी, गुजराती, मराठी और बंगला। फिर हम देख लेंगे दक्षिण भारत की भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। उसके बाद हमारे पास 2 भाषाएं और बचती हैं, एक उत्तर पूर्व की असमिया, और इसके साथ एक और भाषा हम ले लेते हैं उड़िया को। इस प्रकार ये 14 भाषाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ के पढ़ना है, फिर 14 भाषाएं बिल्कुल आसान। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। फिर हम देख लेंगे उत्तर भारत की भाषाओं से शुरू करते हैं, कश्मीरी, गुजराती, मराठी और इसके साथ हम देखते हैं बंगला को। फिर दक्षिण भारत की चारों भाषाओं को लेते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और उसके बाद हमारे पास बचती हैं 2 भाषाएं, असमिया और उड़िया। इस प्रकार ये 14 भाषाएं याद करना आसान हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में 22 भाषाओं का वर्णन संविधान में मिलता है। तो इन 14 भाषाओं का ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, ये 22 तक कैसे पहुंचा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किस समय में हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 14 सितंबर 1949 जब 14 भाषाएं संविधान में वर्णित थी। फिर उसके बाद जब 15वीं भाषा बनी, उसके लिए 1967 में या 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। देखो, इसके लिए आपको ईयर भी याद रखना है और संशोधन भी याद रखना है, और उसके साथ साथ भाषा तो याद रखनी ही है। भाषा कौन सी है? सिंधी। सिंधी कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि संविधान में 15वीं भाषा कौन सी आई थी, तो याद रखेंगे कि 15वीं भाषा सिंधी थी। संशोधन हुआ 1967 में, 21वां संशोधन था और भाषा थी 15वीं सिंधी। अब हम देखते हैं उसके बाद 15 भाषाएं यहाँ तक आ गई 1967 तक या 67 तक। फिर हम देखते हैं कि अभी और किस प्रकार से ये क्रम 22 तक पहुंचा। फिर एक और संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ये 15 जो भाषाएं थी, इनके साथ 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, जिससे ये कुल 18 भाषाएं बन गई। भाषाएं कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए, ऐसे ये इनको याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए एक छोटे से आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या याद करना है? एक वर्ड याद रखना, नमक। ठीक है, अब कहेंगे आप नमक कहाँ से आ गया इसमें, बताती हूँ अभी आपको। न से नेपाली,
म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, इस तरह से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी भाषाएं जो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में आई थी वो थी नमक। इस प्रकार से ये भाषाएं याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इस प्रकार ये भाषाएं 18 भाषाएं हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं कि 4 और कौन सी भाषाएं हैं, वो किस प्रकार से संविधान में आई हैं। अब 4 और भाषाओं को देखेंगे। ये हमने 18 भाषाओं का क्रम देखा। अब देखते हैं कि 4 और जो भाषाएं बचती हैं हमारी, ये 18 हुई, अभी 22 करनी है। तो अब जो अगला संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और संशोधन था 92वां। ठीक है, और भाषाएं जोड़ी गई 4, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन 4 भाषाओं को संविधान में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। इस प्रकार ये 18 ये भाषाएं और 4 ये वाली, टोटल हो गई 22 भाषाएं। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने इनका एक फॉर्मूला देखा था ना छोटा सा याद करने का, ऐसे ही हम इनका भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि इनको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। एक शब्द याद रखिए आप, समबड़। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, ये चारों बिल्कुल आसानी से लर्न हो जाएंगे। समबड़, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, चारों भाषाएं एकदम याद। ठीक है, बहुत आसानी से। और इसी प्रकार हमने ये देखी थी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 15वीं भाषा हमें याद रहती है, क्योंकि 15वीं जो भाषा थी सिर्फ एक ही भाषा थी। एक ही समय में एक ही भाषा को उस समय में जोड़ा गया था। पहले हमने 14 भाषाएं देखी, 15वीं भाषा हमने सिंधी देखी कि 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से 15 से 18 भाषाएं हुई, जिसमें हमने एक फॉर्मूला याद किया था नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद हमने देखा कि और 4 भाषाएं संविधान में आई, क्योंकि वो 22 तो होनी थी ना। वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है। तो वो कौन सी थी 4? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, जिसके लिए भी हमने एक छोटा सा सूत्र देखा था, एक शब्द देखा था, समबड़। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 2003 में कुल 22 भाषाएं हो चुकी थी, जो वर्तमान में भी अभी 22 भाषाएं ही हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान समय तक कोई भी नई भाषा को संविधान में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये हिंदी भाषा का थोड़ा सा इतिहास पहले जाना। फिर हमने जाना कि हिंदी हमारी जो राजभाषा बनी वो कब बनी, और हिंदी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है। देखिए, ये 14 सितंबर की डेट इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर आप सभी को पता है ना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर का ही वो दिन था जब हमारी राजभाषा को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ था। या हम कहें कि हमारी जो हिंदी भाषा थी, इसको राजभाषा का एक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो हम भारतीय हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो भी हमें याद रखना है। तो इस प्रकार हमने ये एक क्रम देखा कि राजभाषा हिंदी जो वर्तमान समय में हमारी राजभाषा है, उसका इतिहास पहले जाना कि किस प्रकार से कौन कौन सी भाषाएं से गुजर के हिंदी आज हमारी राजभाषा है। और फिर हमने ये देखा कि संविधान में हमारे हिंदी के साथ साथ और अन्य कौन सी भाषाएं आती हैं, किस प्रकार से कौन से संविधान में उन संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया, और वर्तमान तक आते आते वो 22 भाषाएं किस प्रकार से बन गई। ठीक है, और ये वैसे तो एक बेसिक सी जानकारी थी हमारी राजभाषा के बारे में। एक छोटी सी चीज और इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये क्या है। हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या हमारी राजभाषा है? देखिए, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब वो भाषा जो पूरे राष्ट्र को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, या पूरा राष्ट्र जिसे अपनी भाषा माने, वो है हमारी राष्ट्रभाषा। और राजभाषा जिसे संविधान में हमारी राजभाषा के रूप में प्रशासनिक भाषा के तौर पे दर्जा प्राप्त हुआ हो। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारी राजभाषा है। इसको संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि पूरे देश के लोग जिसे सम्मान दें, पूरे सम्मान की दृष्टि से देखें, और साथ साथ हम कहें कि उसको माने भी दिल से। लेकिन हमारी हिंदी उत्तर भारत में तो राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों के लिए तो हिंदी का स्थान वही है जो राष्ट्रभाषा का स्थान होता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ स्थान ऐसे भी हैं हमारे देश के जहाँ पे हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए अपने देश में वो प्राप्त नहीं हो रहा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी माँ को माँ ना कह के किसी पड़ोसन को माँ कहते हैं। ऐसा हिंदी के साथ होता आया है। हमारे ही देश में हिंदी अपने ही देश में आज वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है जिसका उसको जो स्थान उसे मिलना चाहिए था, या हम कहें जिसकी वो हकदार है। तो इस विषय को हम ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए बस इतना ही कहेंगे कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारी राजभाषा है, जिसको संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज हमने ये हिंदी के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ग्रहण की। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।